dx और फोर्स के बीच में एंगल थीटा है, dw विल बी इक्वल टू एफ डॉट ds, उसको लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा एफ ds cos थीटा, एफ ds cos थीटा। dw को हम लिखेंगे dw इज m a डॉट ds, ऐसे लिख सकते हैं। a डॉट ds हम लोग यूज करते हैं v डॉट dv। ये वर्क डन है, ये वर्क डन है, इसके लिए वर्क डन है, स्मॉल एलिमेंट ds के लिए। कंप्लीट वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन विल बी इक्वल टू m इंटीग्रेशन v डॉट dv फ्रॉम v1 टू v2। m v डॉट dv मतलब v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन कर लिया इसका v1 टू v2। दिस वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा m अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमें एक्सप्रेशन पता है हम लोगों को, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रुको, बस कल फर्स्ट टॉपिक तो यही था कि वर्क डन जो है वो चेंज काइनेट। देखो वीडियो तुम्हारे पास आ नहीं रही, कल मैंने पता किया था, तुम मैसेज करते हो मेरे को कि वीडियो सर वीडियो, रिकॉर्डिंग होती है ये स्कूल से, मैं नहीं करता रिकॉर्डिंग, ठीक है। और वो अभी अपलोड कर नहीं रहे हैं यूट्यूब पर, और रीज़न तुम्हें पता होगा शायद, कुछ बच्चों की फी पेंडिंग रहती है, इस वजह से शायद अपलोड नहीं कर रहे हैं। ताकि क्योंकि जो बच्चे पे कर रहे हैं वो आ ही रहे हैं क्लास में, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो तुम दोबारा बोल सकते हो, इस तरह की मतलब एक सॉल्यूशन निकाला है उन लोगों ने। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी अभी कुछ दिन तक अपलोडिंग नहीं होगी, तो अपनी क्लास में अटेंटिव रहो, और यहीं पर दोबारा पूछ लो। नेटवर्क का अपना ध्यान रखो, तुम्हारे एरिया में देखो ऐसा नहीं है कि जियो अच्छा है या आइडिया अच्छा है, जो टावर सबसे पास है वो सबसे अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा कनेक्शन है। कोई कहे कि आइडिया अच्छा है, मेरा आइडिया मेरे घर से 3 किलोमीटर तो बेकार है मेरे लिए, तो कितना ही अच्छा हो। जो हमारे घर के पास टावर है अपना नेटवर्क स्विच कर लो, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नेटवर्क में, नेटवर्क पोर्ट करा लो मोबाइल नेटवर्क अपना। तो जो सबसे पास टावर है पता कर लो आसपास में किसका नेटवर्क सबसे अच्छा आता है, और तुम्हारी फैमिली में कनेक्शन और हो सकते हैं, या आस पड़ोस में किसके पास अच्छा नेटवर्क आता है उसी कंपनी का अपना पोर्ट करा लो या नया नंबर ले लो। नेटवर्क इशू देखो अभी तो ये पता नहीं प्रॉब्लम कब तक चलेगी, और ये प्रॉब्लम अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम तो रोज़ की प्रॉब्लम है, और एक ऐसी चीज़ जिसके लिए हम रोज़ सफ़र करते हैं, तो हमें वो उसको उसको शॉर्ट आउट कर लेना चाहिए किसी भी तरह से, है ना। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, जिसको नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है वो अपना नंबर पोर्ट करा लो, और नया सिम लेना चाहो तो भी ठीक है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अपना नेटवर्क स्विच करो, या कोई ब्रॉडबैंड ले रखा है, जो भी कुछ है मतलब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो उसको करेक्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रोज का रूटीन है, ये तो हमारा, इसके बिना काम चलेगा कैसे। तो इंपॉर्टेंट चीज में आती है ये। तो कनेक्टिविटी अपनी सही करो, और तुम्हें नहीं पता होगा शायद कि कौन सा कनेक्शन तुम्हारे से यहाँ सबसे अच्छा आता है, एक दो लोगों से बात करो आसपास में कि किसके पास कौन सा कनेक्शन है, जिसका फीडबैक सबसे अच्छा है वो कनेक्शन ले लो। पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए मत जाओ कि ये आइडिया है अच्छा है, या वोडाफोन अच्छा है, या जियो अच्छा है। इसको करेक्ट करो, नेटवर्क इश्यूज को। तो ये कर हमने किया था कि वर्क डन जो भी होगा, द वर्क डन बाय फोर्सेस, ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, वर्क से जितना ही फोर्स प्रेजेंट है, स्टेटमेंट यही है, इसको इसका डेरिवेशन तो ये लिखा हुआ है सामने, और स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं कि जितने फोर्स भी सिस्टम में प्रेजेंट है। हम लोगों ने डायनामिक्स में आराम से देखा है कि जब एक सिस्टम की हम बात करते हैं तो बहुत सारे
फोर्स प्रेजेंट होता है, एमजी लग रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, टेंशन है, कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पर भी फोर्स आ जाते हैं, कोई अप्लाइड फोर्स हो सकता है ना, बहुत सारे फोर्स आते हैं। सारे फोर्स का अपना अपना अलग अलग वर्क होता है। हर फोर्स का वर्क हम चेक करेंगे, हर फोर्स का वर्क हम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा वर्क है, ठीक है ना। तो ये कल हमने किया था। और एक किसका हमने किया, स्प्रिंग फोर्स ही बता देता हूँ। स्प्रिंग फोर्स देखो क्या होता है। कुछ आइडिया तो में होगा, पहले ही बात हो चुकी है कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स में देखो क्या होता है, ये एक स्प्रिंग है ऑफ नेचुरल लेंथ एल, नेचुरल लेंथ। अगर मैं इसको इसको अगर मैं स्ट्रेच कर दूं, स्ट्रेच थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स, और अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूं, सपोज द डिस्टेंस इज एक्स प्राइम। स्प्रिंग को अपनी नेचुरल लेंथ के अलावा कहीं भी तुम लेकर के जाओगे, उसको स्ट्रेच करोगे, कंप्रेस करोगे, अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं है तो उसमें एक फोर्स है, उसमें एक फोर्स होता है हमेशा, और वो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तुमने इसको राइट साइड में डिस्प्लेस किया, इसको स्ट्रेच किया राइट साइड में, तो यहाँ पर फोर्स एफ आया। इस एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये बात हमारी कल भी हुई थी, दिस माइनस के एक्स। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द रिस्टोरिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, कि तुम उसको किस साइड, एक उसके एंड को किस साइड डिस्प्लेस कर रहे हो, है ना। तो इसमें जो फोर्स है इस साइड है, इसमें कंप्रेशन तुमने लेफ्ट साइड में किया, स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया लेफ्ट साइड में, तो ऑब्वियस है कि फोर्स जो आने वाला है, फोर्स जो है वो इस तरफ आएगा। दिस इज द स्प्रिंग फोर्स दिस टाइम, दिस एफ प्राइम, सपोज दिस एफ प्राइम विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स प्राइम, दिस इज माइनस के एक्स प्राइम। हमें एक्चुअली वर्क कैलकुलेट करना है, तो हम एक सिस्टम मानते हैं, एक सिस्टम हमारा ये है, और ऊपर जो फंडामेंटल है ये यूज करेंगे। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऑफ मास एम। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन इफ दिस मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन भी बोलते हैं कि अपनी नेचुरल लेंथ में, तो हम बोलते हैं कि मास जो है अपनी मीन पोजीशन में है। मैं इसको यहाँ तक स्ट्रेच करना चाहता हूँ, इस मास को डिस्प्लेस करना चाहता हूँ मैं एक्स नोट से, एक्स नोट डिस्प्लेसमेंट। मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स to stretch the spring or to displace the block of mass m from a mean position। और mean position का मतलब है कि at this time the stretching in the spring is zero, elongation और compression is zero। ये नेचुरल लेंथ में अभी कोई फोर्स नहीं है, इसको स्ट्रेच करेंगे और एक्स नोट तक लेके जाएंगे, और हम चेक करेंगे कि फ्रिक्शन सॉरी स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना होगा, हम ही चेक करना चाहते हैं स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना होगा।
मुझे यहाँ तक हम इसको ले आए स्ट्रेच करके। इस टाइम की बात मैं करना चाहता हूँ। मेन पोजिशन इसकी ये, तो एलोंगेशन तो आएगी स्प्रिंग में, एलोंगेशन तो है ही स्प्रिंग में। एलोंगेशन जो है दैट इज एक्स, तो एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर इस साइड, दिस एफ इज इक्वल टू के एक्स, और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो फिर माइनस के एक्स। हालांकि इसको डिस्प्लेस करने के लिए अपने आप डिस्प्लेस नहीं हो रहा होगा, ये इसके ऊपर एक फोर्स और भी लगाया गया होगा, और फोर्स जो है वो फोर्स ये है। ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंट जो इसको डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू द पोजिशन where displacement of the block or particle will be equal to x naught। ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक स्प्रिंग फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स का अपना वर्क होगा, और एक्सटर्नल फोर्स में पता होना चाहिए कितना है, कुछ कंडीशंस अगर दी होंगी तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क भी पता लग जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्स है कितना। पर अभी हमारा कंसर्न एक्सटर्नल फोर्स से नहीं है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मत सोचना कि अपने आप इस साइड जा रहा है, कोई ना कोई तो लेके जा ही रहा होगा, है ना, कोई ना कोई तो लेके जा ही रहा होगा। पर जो कोई लेके जाता है इसको, यूजिंग ए फोर्स और अप्लाइंग ए फोर्स एफ एक्सटर्नल, तो स्प्रिंग जब स्ट्रेच होता है और स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आता है नया, दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स, दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स जो है लेफ्ट साइड में होगा, है ना, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा लेफ्ट साइड में। और स्प्रिंग फोर्स के बारे में देख रहे हो तुम लोग, ये वेरिएबल फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन ऐसे नहीं निकलता कि हम डायरेक्ट इसका डॉट प्रोडक्ट कर दें। तो हम पहले वेरिएबल वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क के लिए क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट ये इसकी ये इस पोजीशन पर है, तो यहाँ से हम मानते हैं कि इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स, और इस डी एक्स के लिए वर्क कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन फॉर दिस डी एक्स इज एफ डॉट डी एक्स। अब देख लेना कौन से फोर्स का वर्क तुम कैलकुलेट करना चाहते हो, स्प्रिंग फोर्स का या एक्सटर्नल फोर्स का, वही फोर्स यहाँ यूज कर लेना। अभी तो हम इंटरेस्टेड हैं, अभी तो हम इंटरेस्टेड हैं स्प्रिंग फोर्स में, एक्सटर्नल फोर्स का भी आ सकता है। this TW this TW will be equal to A dot B, ये एक प्रोडक्ट है, A dot B is mod of A mod of B and cos of angle between them। फोर्स देख रहे हो तुम, फोर्स लेफ्ट साइड में, स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट साइड में, ये स्प्रिंग फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट तुम राइट साइड में कर रहे हो, एंगल 180 डिग्री है। स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ के टाइम्स ऑफ वेक्टर एक्स। तो ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन मेंशन करता है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि ऑपोजिट है, पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर मैं यहाँ स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, दैट इज के एक्स डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री। दिस डी डब्ल्यू इज के एक्स डी एक्स विद नेगेटिव साइन। ये वर्क डन आ गया फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, और हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स नोट, तो फॉर एंटायर रेंज of displacement from 0 to x naught, work done will be equal to the integration of this dw, and dw is equal to kx dx with negative sign is integration. Here x is going from 0 to x naught, x is varying from 0 to x naught, k is constant बाहर आ जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x square by 2, it is going from 0 to x naught, work done is minus half k एक्स नोट स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, वो जीरो स्क्वायर जीरो हो जाता है। ये वर्क डन है बाय स्प्रिंग फोर्स, और ध्यान रखना वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तुम्हारा निगेटिव आ रहा है, वर्क डन बाय, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिस साइड होगा स्प्रिंग फोर्स उसके ऑपोजिट आता है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑपोजिट, इट मींस एंगल इज 180 डिग्री, तो वर्क डन नेगेटिव होगा इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने ये किया था
इसके बाद आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो अब तक हमने बात की है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। एंड व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लिखते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसका हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स, अगर स्प्रिंग कभी स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है, दैट इज माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। और हमने कल ये भी लिखा था कि इफ यू आर चेंजिंग द पोजिशन फ्रॉम x1 to x2, if block is shifted from x equal to x1 to x equal to x2, for example ये x1 है, ये नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल लेंथ है। ऑलरेडी स्प्रिंग यहाँ पर है, इसको यहाँ से यहाँ तक लिखेगा। ऑलरेडी एक्सटेंशन है, ऑलरेडी एक्सटेंशन जो है वो x1 है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट जो x2 है। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, पोजिशन के स्क्वायर का डिफरेंस, और ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है। और ये क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो उसको अच्छे से डील करना कि हो क्या रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके बाद हम आते हैं कंजर्वेटिव फोर्स पर। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तुम चेक करना कि वो प्रॉपर्टीज हैं तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। फर्स्ट इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। समझ जाओगे ना, कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ लिख देता हूँ, सी एफ में यूज करूंगा। और ए पार्टिकल moving between any 2 points is independent of the path taken by the particle। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये बी है। पार्टिकल को ए से बी पर जाना है, तो कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कोई फोर्स लग रहा है सपोज उसके ऊपर, कोई फोर्स लगता है और पता नहीं वो फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव है। तुम पार्टिकल के ऊपर यहाँ से चले जाओ ए से बी स्ट्रेट लाइन में, कोई कहता है मैं ऐसे घूम के जाऊंगा तो भी ठीक है, कोई कहता है मैं तो ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे घूमता 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 ऐसे जाऊंगा तो भी ठीक है, कोई कहेगा मैं ऐसे जाऊंगा तो भी ठीक है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन बाय इन ऑल द केसेस, इन ऑल द केसेस विल बी सेम। तुम पाथ नंबर 1 से जाओ, ये पाथ नंबर 1 है सपोज, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो वर्क डन इन पाथ along the path number 1, along path number 2, along path number 3, along path number 4, work done in the all the cases will be same। It means the work done by conservative force depends upon the position only, A and B पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि पाथ कौन सा फॉलो किया। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये लाइन लिखी हुई है ऊपर, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
पाथ क्या फॉलो किए इस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितने भी चक्कर लगा के घूम के आओ इधर, तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए हो, वर्क डन सेम होगा। अगर ऐसा होता है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देन द फोर्स विल बी कंजर्वेटिव, फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। एग्जांपल लेंगे इसके, सेकंड प्रॉपर्टी और लिखते हैं इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? द वर्क डन by conservative force on a particle moving through a closed loop ये क्लोज पाथ इसको बोल सकते हैं, क्लोज पाथ ज़्यादा अच्छा है। क्लोज पाथ इज जीरो, मतलब पार्टिकल जहां से चला वापस वहीं आ गया। ऐसे देख सकते हैं, पॉइंट पी से चला, पॉइंट पी से घूम करके वापस यहीं आ गया। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी है और ये क्यू। ए से बी, बी से क्यू, क्यू से वापस पी, पार्टिकल ऐसे आ गया, तो जहां से चला वापस वहीं आ गया, है ना। इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन अगर सेम हो रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन जीरो होगा। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा नहीं होता, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा नहीं होता। देखिए, देखते हैं हम लोग यहाँ से थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं एक दो। ये ए, ये बी, हाइट एच, एक पार्टिकल को यहाँ से ड्रॉप किया, यू जीरो, ये ग्राउंड है। वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय एम जी बताओ जरा मुझे कितना आएगा। एक पार्टिकल को एच हाइट से ग्राउंड पर लेके आए तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय एम जी, एम जी का वर्क, So mgh. एम जी एच। डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स एम जी है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, फोर्स भी डाउनवर्ड है, और दोनों में एंगल जीरो है। मैं लिखता हूँ एफ, जो एम जी जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट तो एफ डॉट एस यूज में कर रहा हूँ, एफ डॉट एस या डेल्टा एस, जो भी तुम लिखना चाहो। दोनों में एंगल जीरो है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एम सी एस cos of जीरो, दिस वर्क डन बाय एम जी विल बी इक्वल टू फोर्स की वैल्यू एम जी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा एच हुआ है, एंगल जीरो cos जीरो वन होता है। दिस इज वर्क डन बाय एम जी। और देखिए एक केस और लेते हैं, एक और है एच हाइट पर पार्टिकल, उसको भी ग्राउंड पर लेके जाते हैं हम लोग। ये भी एच हाइट है, इसको इसको एच हाइट से नीचे लेके गए, ये नीचे जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स है। अब वर्क डन बाय एम जी कितना होगा, अब वर्क डन बाय एम जी कितना होगा, mg sin theta into h. एच, वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा इधर है, ये पॉइंट ए,
ये पॉइंट बी, फोर्स mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है देखा तुम लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का? डिस्प्लेसमेंट कितना है? इट्स नॉट इक्वल टू एच। डिस्प्लेसमेंट है कितना? डिस्प्लेसमेंट बताओगे कितने? h upon sin theta. एच अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, वर्क डन इज अगेन mgh। एच हाइट से ड्रॉप किया है, चाहे वो किसी पाथ से जाए, वर्टिकल डाउनवर्ड जाए वो, या अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जाए, mg का वर्क mgh के इक्वल होगा। ऐसा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में तुम लोग याद रख सकते हो, काफी सारे फोर्स हैं। एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पढ़े हो तुम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कोई भी फील्ड फोर्स जहां आता है, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है देखो, इसमें वर्क डन जो है उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड करता है। वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। होता क्या है, सपोज एमजी है ना, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, इसकी बात करते हैं। एक पार्टिकल है, अब डायग्राम बना दे, थोड़ा सा इमेजिन करना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। एक स्ट्रेट, ये एम है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे होगा, ऑब्वियस है, कोई ना कोई फोर्स आगे लग ही रहा होगा। इसकी वेलोसिटी भी ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी भी है, इसकी वेलोसिटी भी है। फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, और एक कुछ दूर जाके रुक जाता है, यहाँ इसकी वेलोसिटी जो है जीरो हो जाती है। तो जीरो होगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं रहेगा, रुक गया तो रुक गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ काम करता है, उस फ्रिक्शन की वजह से लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, नेगेटिव वर्क डन होगा फ्रिक्शन का, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है, और फोर्स फोर्स लेफ्ट साइड में है। कंजर्वेटिव फोर्स की बात अगर हम करें ना, कंजर्वेटिव फोर्स की बात हम करें लूप के अंदर, सपोज एक एग्जांपल यहाँ और लिखता हूँ मैं, उसको देखो। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, पार्टिकल ए से बी पर आता है, और फिर वापस बी से ए पर जाता है। तो ए से बी पर आया, बी से वापस ए पर गया, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए इज जीरो। ए से बी पर और बी से वापस ए पर, लूप क्लोज हो गया, जहां से चला वापस वहीं पहुंच गया। जैसा हमारा ये फर्स्ट लूप मैंने बनाया हुआ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। मान लो मैं इसको ऐसे भेजा, जैसे भी करके भेजा, इसको भेज दिया, और ये यहाँ से होता हुआ वापस यहाँ पर आ गया, ए से बी और बी से वापस ए।
तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी तुम लोग देख चुके हैं अभी कितने हैं? वर्क डन बाय एमजी, एमजी कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय एमजी, वर्क डन बाय एमजी फ्रॉम ए टू बी, बताओगे कितना होगा? हाइट एच है, हाइट एच, वर्क डन बाय एमजी फ्रॉम ए टू बी, mgh एंड वर्क डन बाय एमजी फ्रॉम बी टू ए, वापस जाने में कितना वर्क करेगा एमजी फ्रॉम बी टू ए? minus mgh This minus mgh. Force is still in downward direction towards the center of earth and displacement will be in the upward direction. Displacement पर ऊपर हो जाएगा, बी से ए पर जाएगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और ये वर्क डन हो गया माइनस mgh। तो हम लिखते हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, दोनों को ऐड कर देंगे, एंड वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये इसका प्रूफ देखना चाहता था मैं। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज mgh प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज माइनस mgh इज 0। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए, दिस इज 0। अच्छा, कल तुम लोगों को गूगल शीट मिली थी ना, मैं भूल गया बताना, गूगल शीट तुमसे शेयर की थी एक, याद है तुम लोगों को? yes sir. Sir, उसमें मेल आईडी में सुबह देखा एक किसी ने मेल आईडी अपनी फिल नहीं की, उसमें डाल तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? sir, हो नहीं रही, हो नहीं रही क्या? हाँ है ना, तो बोल दो, मैं थोड़ा आइडिया दे दूंगा तुम्हें कैसे कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। हो रही है, मैंने डाल दी है। डाल दी, बाकी सब क्यों नहीं डाली तुम लोगों ने, बाकी सब ने? देखो ऐसा हो सकता है किसी वजह से ना हो रही हो, सुन लो और डाल दो, उसको सब डाल दो। तुम्हारे फोन में एक ऐप होगा गूगल शीट, गूगल शीट अगर ऐप नहीं है तो पहले गूगल शीट प्ले स्टोर जाओ और वहां से गूगल शीट डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड डाउनलोड करोगे तो वो शीट ओपन हो जाएगी उस ऐप में। उसके बाद जब तुम्हारा जहाँ तुम्हारा नाम है, तुम्हारी यहाँ डिटेल्स में दिखाई दे रही है, उसके सामने एक कॉलम फ्री है ईमेल आईडी के नाम से, एड्रेस भी फ्री है, एड्रेस डालना चाहो डाल देना, अगर एड्रेस तुम्हारा होगा ही, तुमने एडमिशन लिया है तो एड्रेस वगैरह होगा। ईमेल आईडी कॉलम जो उसको फिल कर देना। जैसे तुम उसके ऊपर जाके, जैसे हम कर्सर लेके जाते हैं टैप करते हैं ना, तो वहां पर नीचे एफ एक्स लिखा आता है, एफ एक्स मतलब फॉर्मूला होता है, यहाँ फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ एक्स, जो तुम लोग पढ़ते हो फिजिक्स में वही है वो। एफ एक्स पर आएगा तो तुम्हें टाइप करना स्टार्ट करना, वो अपने आप वहां पहुंच जाएगा। तो अगर ऐप नहीं है तो ऐप डाल लो, ऐप डालने के बाद उसको फिल कर दो डिटेल्स, मैं डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, तुम लोग रोज बोल रहे हैं शेयर करो शेयर करो, ये शीट जो है, ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स में कल देख रहा था, ये शीट को ना शायद डायरेक्ट व्हाट्सएप पर शेयर नहीं कर सकते, इसको मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, मेल आईडी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि किसी एक के पास मैं शेयर कर दूँ, किसी एक बच्चे को शेयर कर दूँ उसकी मेल आईडी पर, और फिर वो इमिडिएटली उसको वहां से डाउनलोड करके और फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकता है। समझ गए? जैसे इसमें ना अब जो भी कुछ हो रहे हैं ना, इसमें एक ऑप्शन आता है शेयर, मतलब यहीं पर क्लिक करेंगे शेयर आएगा, शेयर में मेल आईडी मांगता है, वो व्हाट्सएप का मतलब ऑप्शन ही नहीं देता। बाकी ये मैं आज और चेक कर रहा हूँ, कुछ हुआ व्हाट्सएप पर शेयर करने का तो मैं कर दूंगा। तो अगर ऐसा है तो किसी एक बच्चे को मैं शेयर करूंगा और फिर वो अपनी मेल आईडी से उसको डाउनलोड करके, और बहुत छोटी फाइल होगी, पीडीएफ की, 1-2 MB की, ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, 1-2 MB की बनेगी, और फाइल जो है अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, मेल आईडी सारे बच्चे डाल दो, और मेल आईडी तो स्कूल का एक डेटा बेस है उसमें जाएगी, मुझे ज़रूरत नहीं है मेल आईडी की, एक बच्चे की आईडी में सेव करूंगा और उसके बाद भेज दूंगा रोज। ठीक है, चलिए, तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पता लगा, ऐसा कोई भी फोर्स जिसका वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज 0, और हम देख रहे हैं कि एमजी कंजर्वेटिव फोर्स से पहले हमने देखा कि पाथ इंडिपेंडेंट है। अब पाथ इंडिपेंडेंट मतलब तुम स्ट्रेट लाइन सीधा नीचे गए या तुम एक इंक्लाइन प्लेन के थ्रू नीचे आए, अगर उसने हाइट जो है एच डिस्टेंस उसने कवर किया है अलोंग वर्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस बात से आया है। फिर हमने कहा क्लोज लूप में देखते हैं कितने, तो आने का वर्क उसका एम जी एच है, नीचे आने का, ऊपर जाने का वर्क माइनस एम जी एच है। अगर ये लूप क्लोज हो गया तो ए से बी और बी से वापस ए, एक बार एम जी एच और दूसरी बार माइनस एम जी एच, इसका मतलब वर्क डन जीरो हो गया। और क्लोज लूप का वर्क डन जीरो होता है, ये हमें क्लियर भी हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने हेडिंग डाली वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर जीरो हो गया, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ जीरो होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कुछ ना कुछ वही होगा। और फ्रिक्शन फोर्स का वर्क यहाँ पर नेगेटिव रहा होगा, और वो उसका वर्क जो है वो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज, और चेंज में भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको वापस लेके जाता हूँ, सपोज अब मैंने इसको क्या किया, अब मैंने इसको क्या किया अब मैंने इसको क्या किया, मैं यहाँ से वापस इसको स्पीड, सेम स्पीड फिर दे देता हूँ। यहाँ से जो स्पीड यहाँ थी ना, फिर ये यहाँ करके फिर से जीरो हो जाती है स्पीड, फिर से जीरो। तो उसका राइट साइड में जाने का वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सपोज सेम पॉइंट थे ये, ए से बी और फिर वापस बी से ए। तो तुम्हें क्या लगता है इस बार फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव होगा, जो लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, और पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके फिर जीरो कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है इन सेकंड केस वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा, इस बार भी नेगेटिव होगा। ए टू बी गया और बी से वापस ए पर आया, पाथ क्लोज हो गया, जिस पॉइंट से चला वहीं पहुंच गया, क्लोज पाथ है, पर वर्क डन जीरो नहीं हुआ। वर्क डन फर्स्ट केस में नेगेटिव आया, ए टू बी नेगेटिव आया और बी टू ए भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, कहां से चला कहां पहुंचा, डिपेंड इस बात पर करता है पाथ क्या फॉलो किया है, पाथ पर डिपेंड करता है। दोनों ही केस में लॉस होता है, गेन लॉस नॉट जीरो, गेन लॉस जो जीरो कर देता है, यहां पर जीरो नहीं हो रहा है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह के फोर्सेस होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होते हैं। और हम लोग पाथ अगर ड्रॉ करें कि एक पाथ से दूसरे पाथ पर हो गया, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर वो जाता है, तो वर्क डन दोनों केस में जितने भी पाथ पॉसिबल पाथ्स हैं, हर पॉसिबल पाथ में वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी, जैसे उसकी लिखी थी। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट तो यही है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स depends upon the path followed when it is moving from position 1 to पोजीशन 2। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर जब वो जाता है तो उसका पाथ क्या है उस पर डिपेंड करता है। देखते हैं यहाँ पर, दिस इज 1 and 1 2, इस पाथ से क्या वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम 1 to 2 इज बॉस W1, मैं ऐसा मानता हूँ। दिस वर्क W1 मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, और W1 का साइन कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, पर नेगेटिव ही होता है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, W1 की वैल्यू है जो है 1 to 2, 1 2, वैसे लिखते हैं इसको 1 3 2, ऐसे कर देते हैं 1 3 2।
132. Particle is going from position number 1 to position number 2 via this path. This is point number 4, suppose. Then work done by friction via path 142 is equal to W2. And this W1 is not equal to W2. ये नॉन कंजर्वेटिव होता है. अगर कंजर्वेटिव फोर्स होता तो दोनों केस में वर्क सेम होता. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है. पर क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है. फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन लिखा हुआ है ना, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका वर्क डन जो है दोनों पाथ में अलग अलग होता है. चलिए फिर था कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ने का जो मेन टारगेट जो हमारा होता है वो है कि पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी और बात करते हैं, फिर चलेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर. पोटेंशियल एनर्जी देखो, सिस्टम में जब भी कोई हम सिस्टम या इवेंट कोई ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे फोर्स लगते हैं. ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं. बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं. mg, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है. कोई और कंजर थर्ड फोर्स mg के अलावा स्प्रिंग फोर्स, सपोज स्प्रिंग भी कनेक्ट है तो स्प्रिंग फोर्स भी आ जाएगा. पूरा सिस्टम लिक्विड के अंदर है तो बाइंड फोर्स भी आ जाएगा. बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं. तो उनमें से अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स जहां भी प्रेजेंट है, देखो इतने सारे फोर्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें कंजर्वेटिव फोर्स लाइक mg अगर है, स्प्रिंग फोर्स अगर है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो ही गया, खैर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इस तरह के फोर्स हुए तो ये फोर्सेस जो हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स है. और कंजर्वेटिव फोर्स जहां भी प्रेजेंट होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है. पोटेंशियल एनर्जी जैसे mg एक फोर्स है. हम कहीं भी हम देखते हैं ना, कहीं भी हम देखते हैं जैसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो एम जरूर लगेगा, mg डाउनवर्ड. अब वो वर्क करे ना करे, डिस्प्लेसमेंट किस साइड हो रहा है, हमारे लिए इफेक्टिव है कि नहीं है, वो सारी बातें हो सकती है उसके अलावा. पर इतना तो है कि mg तो होगा. और mg अगर है तो फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, mg अगर है तो वर्क डन भी होगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी हर उस जगह प्रेजेंट है जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है. तो मार्क करना है कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं. नॉन कंजर्वेटिव के बारे में लिख देते हैं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ज्यादा नहीं है. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के नाम पर हम डील करते हैं फ्रिक्शन फोर्स से. फ्रिक्शन फोर्स एंड एक होता है विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स ये भी एक फ्रिक्शन फोर्स की तरह से ही है. और ये फोर्स हमें लिक्विड में मिलता है. तो लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड के फ्रिक्शन को विस्कोसिटी बोलते हैं. तरह से ये मान लो तुम, लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं. ऐसे तुम अभी तो पिक्चर बनाओ, अभी तुम दो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, फिर दूसरे कांटेक्ट में तो फ्रिक्शन फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा. पर लिक्विड में कोई पार्टिकल भाग रहे हैं तो, लिक्विड में कोई बॉडी मोशन में आ गई तो लिक्विड उसको अपोज करता है ना, लिक्विड उसको भाग नहीं देता. तुम भी पानी के अंदर भागो, धीरे भागोगे तो मीडियम अपोज करता है, तो लिक्विड भी अपोज करता है. लिक्विड का जो फोर्स है, जो फोर्स अपोज करता है मोशन का, पार्टिकल के मोशन का, फोर्स इज नोन एज विस्कस ड्रैग. उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करना चाहते हैं. पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे भी ज़्यादा नहीं आएंगे, हमारे पास दो ही फोर्स हमने पढ़े हैं अब तक. एक mg पढ़ा है, mg वेट होता है ना बॉडी का, वो कंजर्वेटिव फोर्स है. और एक स्प्रिंग फोर्स होता है. स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है. स्प्रिंग फोर्स, तो हम दो ही तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ पाएंगे. ज़्यादा हमारे पास स्कोप भी नहीं है, ज़्यादा स्कोप नहीं है हमारे पास पढ़ने का.
कि हमने, क्योंकि हमने अब तक बहुत सारे फोर्सेस पढ़े ही नहीं। हाँ, जब जब फोर्स इंट्रोड्यूस होते रहेंगे तब 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 देखना तुम लोग, ये आते रहेंगे, तब तक ये पोटेंशियल एनर्जी आती रहेगी। देखिए, मैं पोटेंशियल एनर्जी में लिखना चाहता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है होती क्या है, देखो। पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दे रखे हैं, अभी मैं तुम्हें सिंपलेस्ट एक बताऊंगा और वो सब जगह फिट होती है, वो वो परफेक्टली सही है। बाकी कुछ और भी दे रखे हैं, उसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो, मैं उसके बारे में बात करूंगा, पर ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद पहले मैं वो सिखाऊंगा जो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत सारे काम होते होंगे, तुम 1 घंटे चुपचाप नहीं पढ़ सकते, जैसे हम लोग पढ़ाते रहते हैं 1 घंटे। तुम लोगों के पास बहुत सारे काम होते हैं, तुम्हें इंटरप्शन या कोई कॉल या कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप, आपस में चैट, बहुत सारे स्कोप हैं जो तुम करते होंगे और करने का मन भी करता होगा, और शायद तुम्हें टाइम भी ना हो पढ़ने का, ऐसा हो सकता है। बिजी रहते हैं बच्चे, बहुत काम होते हैं बेचारों के पास। पर जब भी ऐसा मन करे ना तुम्हारे किसी से बात करने का, तो एटलीस्ट अपना माइक ऑफ कर लिया करो। तुम्हारा मन कर रहा है पर मेरा नहीं कर रहा तुम्हें सुनने का, है ना, मेरा मन नहीं करता सुनने का तुम्हारी जो भी तुम करना चाहते हो। तो जब भी किसी को कोई बात करनी हो, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करना हो, तो वो अपने तक ही रखें, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, ना मुझे करें। पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी जनरल पोटेंशियल एनर्जी में बता रहा हूँ, और उसको बार बार बहुत बार मैं बताऊंगा ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए 12th तक आते आते। बच्चे बड़े कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। तो हमने बात की कि पोटेंशियल एनर्जी हर उस जगह प्रेजेंट है जहाँ जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी होती किसकी इक्वल है, देखो हमने पढ़ा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट इन द सिस्टम इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विद नेगेटिव साइन। तो सारे फोर्स नहीं, 25 फोर्स प्रेजेंट है, 20 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ एक को फोकस करेंगे। हमें देखना है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। एन क्या कर रहे हैं, टेंशन क्या कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स को ढूंढेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स में पता लग चुके हैं, अभी तक हम लोग, अभी तो तुम दो से ही डील करोगे, एम जी एंड स्प्रिंग फोर्स। तो change in potential energy is always equal to the negative of the work done by conservative force. The change in potential energy can ever be equal to the potential energy itself. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या कभी खुद एनर्जी की इक्वल हो सकती है, तुम बता सकते हो मुझे? द चेंज इज इक्वल टू
द वैल्यू ऑफ पैरामीटर इटसेल्फ, ऐसा हो सकता है क्या? यस सर। कब हो सकता है? सर जब एक जीरो हो जाए। एक जीरो, एक जीरो। चेंज क्या होता है? चेंज क्या होता है? चेंज क्या होता है? व्हाट इज चेंज? फिजिक्स में चेंज को क्या फाइनल बोलते हैं? माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। तो फिर कौन सा जीरो हो जाना चाहिए? कौन सा जीरो? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to the potential energy itself. If initially potential energy is zero, ऐसे ऐसे मानते हैं हम लोग कि एक पैरामीटर हमारे पास, मान लेते हैं एक्स है कोई, एक्स जो है जीरो है और एक्स की वैल्यू हो गई 5, तो एक्स की वैल्यू 5 है और चेंज कितना हुआ? चेंज कितना हुआ? चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, that is 5 minus 0 is 5. So change is equal to the value of parameter itself. देख रहे हो तुम? Delta x is equal to x itself, because this initially the value of x was 0. If initially it is non-zero, if x1 equals to suppose 2 and x2 is equal to 7, then delta x, change in x is 5. Then change is not equal to the value of parameter itself. The change in a parameter, change in the value of a parameter is equal to the value of that parameter itself if initially its value was 0. मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने ये लिखा है, the change in potential energy is equal to the potential energy itself if initially it is 0. समझ रहे हो बात? तो चेंज हमेशा उसके इक्वल, जैसे काइनेटिक एनर्जी किसी की 0 है और फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी कुछ टाइम के बाद तुमने उसको मोशन में ले आए और काइनेटिक एनर्जी उसकी हो गई 10 जूल, तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो गई भाई, 10 जूल है। और हम बोलेंगे चेंज कितना हुआ, तो चेंज कहेंगे वो भी 10 जूल हुआ है, क्योंकि इनिशियली इट इज 0, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी इज 0, तो चेंज और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम होगी अगर इनिशियली ये 0 होता है, तो इनिशियली इट इज 0। और पोटेंशियल एनर्जी का कॉज जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, जहां कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, जहां कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है वहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। मुझे लगता है ये ना टाइम लेगा और आज हो नहीं पाएगी, मैं इसको धीरे धीरे पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बच्चे मुझे पता है हर साल कंफ्यूज होते हैं। मैं तो हर साल देखता हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया टाइम, नहीं होगा, कल देखते हैं इसको, कल स्टार्ट करेंगे फिर से। पोटेंशियल से कल ऑफ है, और कल ऑफ है तो तुम लोग देखो, मतलब ठीक है तुम्हारा नहीं हुआ, पर साथ साथ करो, टेकिंग इट टुगेदर। ऐसा नहीं है कि उसमें रैंडम क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी का मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो उसमें देखोगे ना तो फर्स्ट 20 वर्क डन के ही होंगे, वर्क के ही होंगे फर्स्ट 20, और तो टॉपिक वाइज है शायद, टॉपिक वाइज है, वहां से भी कर लो, चेक पॉइंट कर लो वर्क का, और ये भी कर लो, काइनेटिक एनर्जी का चेक पॉइंट कर लो, ये भी कर लो। काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन, याद रखना ये बात, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन और बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। बाकी कितने फोर्स हैं हमें मतलब नहीं है, हम एक ही फोर्स को चेक करते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं तो सारे फोर्स का वर्क मैटर करता है, हर एक फोर्स हम चेक करते हैं कितने फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट है, सबका वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है, इसका वर्क कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, सबका वर्क कैलकुलेट करेंगे, और सबका वर्क कैलकुलेट करने का जो सम आएगा, द सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी में इंडिपेंडेंस है, हालांकि बच्चे पता नहीं कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, थोड़ी सी टफ लगती है पोटेंशियल एनर्जी, पर है क्या, सिंपल सा एक एक सेंटेंस का खेल है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। इतना सा करना है। एक दो दिन कल इसको मैं कंप्लीट करके, कल कल तुम्हारा ऑफ रहेगा, संडे है, तो मंडे इसको कंप्लीट करके और फिर मैं एक दो दिन इसकी सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना, आगे नहीं बढ़ेंगे। एक दिन या दो, एक लेक्चर या दो लेक्चर, तब तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे, सॉरी वेडनेसडे मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूँ, फिर सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम वो भी लेगा, टाइम वो भी लेगा। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सर। सर फिर ये आप नोट्स कब शेयर करोगे? मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पर हो रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है ना, किसी एक को देंगे। मैं आज करता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा इसका, जिसका मुझे वेट था वो आ गया है, अब प्रॉपरली सब चीज़ें हो जाएंगी, तो आज कर कर दूंगा आज शेयर। कौन बोल रहे हैं? आयुषी? यस सर। वेरी गुड, करता हूँ, आज शेयर करता हूँ। ओके सर।